प्रिय साथियों, आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल को बहुत-बहुत स्वागत है। दोस्तों यहाँ लिखा तो है प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल एंड लाइक द वीडियोज़, लेकिन मैं आपसे यही कहूँगा कि आप इस चैनल को लाइक या सब्सक्राइब तभी करें जब ये चैनल आपके लिए उपयोगी हो। इसके लिए आप इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें, बस आपसे मेरी यही आग्रह है कि इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें और ये मेरा पूरा वादा है कि अगर अंत तक देखेंगे तो आपके लिए कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण निकल के आएगा। ठीक है, चलते हैं हम सीधे मुद्दे की बात पे। देखिए, जैसा कि कैसे पाएँ नेट की परीक्षा में सफलता। ये बहुत सारे अभ्यर्थी जो नेट की परीक्षा बार-बार दे रहे हैं और असफल हो रहे हैं, उनके लिए बहुत चुनौतीपूर्ण प्रश्न है कि मैं नेट की परीक्षा में कैसे सफल हूँ? और ठीक इसके विपरीत कई ऐसे अभ्यर्थी हैं कि जो बार-बार नेट की परीक्षा में सफल हो रहे हैं और आप असफल हो रहे हैं। तो ख़ैर इस पर मैं आगे बात करूँगा, लेकिन इस पे बात करने से पहले मैं आपको एक ज़रूरी अपडेट दे देता हूँ जो कि आपसे रिलेटेड है। वो ज़रूरी अपडेट है क्या? देखिए, क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी की रैंकिंग आ चुकी है। ये आपके फर्स्ट पेपर रिलेटेड प्रश्न है जो कि हर एक बार ये पूछ लिया जाता है कि क्यूएस के अनुसार वर्ल्ड के कौन टॉप यूनिवर्सिटीज़ हैं, जिसमें पहला स्थान देखिए मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी का है जो कि कैम्ब्रिज यूनाइटेड स्टेट अमेरिका का है। दूसरा है यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज जो कि यूके का है और तीसरा स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी, स्टैनफोर्ड यूवी अमेरिका का है। ये देख सकते हैं टॉप दुनिया के 3 यूनिवर्सिटीज़ हैं। इनकी रैंकिंग किसके द्वारा की गई है? तो क्यूएस वर्ल्ड के द्वारा, क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी के द्वारा की गई है और ये देख सकते हैं ये टॉप की 3 यूनिवर्सिटीज़ हैं दुनिया के। अगर इससे रिलेटेड इंडियन भी आ सकते हैं कि भारत के कौन टॉप 3 यूनिवर्सिटी हैं, तो देख सकते हैं। मैं आपको ये देखने के तरीके जो मैं जहाँ देख रहा हूँ, इसका डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे दूँगा, जिससे कि आप खुद भी क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी की रैंकिंग देख पाएँगे। डिस्क्रिप्शन में मैं इसका लिंक दे दूँगा। देखिए ये यहाँ पे आप रीजन सेलेक्ट करिए एशिया और इधर आप लोकेशन में डालिए इंडिया। फिर आप देख पाएँगे इंडिया के टॉप 3 यूनिवर्सिटीज़ कौन-कौन हैं इनके अकॉर्डिंग। देखिए इंडिया का जो पहले टॉप ये यूनिवर्सिटी है जो टॉप में है, ये 155वें नंबर पे, वैश्विक स्तर पे 155वां स्थान और भारतीय स्तर पे देखा पहला है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बैंगलोर, ये पहले पायदान पे है। दूसरा है एक सौ जिसका वर्ल्ड के आधार पे देखा जाए वैश्विक स्तर पे 172 प्लेस है और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मुंबई है। एक थर्ड नंबर पे 174 प्लेस है वैश्विक स्तर पे इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी दिल्ली, न्यू दिल्ली में है। आप देख सकते हैं ये टोटल अगर 500 के राउंड ऑफ कई बार ऐसे प्रश्न आ जाते हैं कि 500 के अंदर भारत के कौन-कौन से विश्वविद्यालय हैं जो कि क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी के रैंकिंग के अंतर्गत हैं और उसमें से कुछ ऐसे विश्वविद्यालय दे देंगे जो कि ये आउट ऑफ 500 के अंदर नहीं रहेंगे। तो आप देख सकते हैं कौन-कौन से हैं ये 1 2 3 ये हो गया 4 5 6 7 8 9 यानी कि देखिए इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी इंदौर ये 9वें स्थान पे है। इसके बाद अगला अगर यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली डीयू की बात करें तो देखिए 521वें स्थान पे है, राइट। तो आउट ऑफ 500 में देखिए 396 पे इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी गुवाहाटी ये 384वां स्थान है और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी रुड़की इसका 369 प्लेस है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी खड़गपुर। तो ये देख सकते हैं अगर भारतीय स्तर पे देखा जाए तो 1 2 3 ऐसे करके आप रैंकिंग देख लीजिएगा। इसे दोस्तों आप किसी भी तरह रट करके या जैसे भी इसे ज़रूर याद कर लीजिएगा क्योंकि इससे रिलेटेड आपके 2 नंबर के प्रश्न आने वाले हैं, ये आश्वस्त रहिए। और अगर आप ये रैंकिंग कहीं न कहीं ये याद कर लेते हैं, रैंकिंग इन द सेंस टॉप के 3 याद कर लीजिए और कि कौन-कौन से भारत के टॉप के 3 हैं जो क्यूआर के अकॉर्डिंग पहले पायदान पे हैं, भारत के स्तर पे और वैश्विक स्तर पे तो आप देख ही सकते हैं कि क्या स्थिति है। अगर हम अंडर 100 की बात करें तो दुनिया के 100 सर्वश्रेष्ठ विश्वविद्यालयों में भारत का एक भी विश्वविद्यालय नहीं है। 155वें पायदान से भारत के विश्वविद्यालय की शुरुआत हो सकती है, तो देख सकते हैं इसका क्वालिटी बहुत ही पुअर है। आपके मन में ये ज़रूर प्रश्न उठ सकते हैं कि एक्चुअल में ये लोग क्वालिटी का निर्धारण कैसे करते हैं? तो है क्या कि यहाँ पे टोटल 8 इंडिकेटर हैं, ठीक है? देखिए ये आपके नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहे हैं, ये प्रश्न पूछता नहीं है कि कौन-कौन से स्केल हैं जिसके तहत ये लोग देखिए इंटरनेशनल स्टूडेंट रेशियो एक ये स्केल है। दूसरा इंटरनेशनल रिसर्च वर्क, तीसरा इंटरनेशनल फैकल्टी रेशियो, वहाँ पे विश्वविद्यालय में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे कितने फैकल्टी मेंबर हैं जो पढ़ा रहे हैं। फैकल्टी स्टूडेंट रेशियो यानी टीचर छात्रों का अनुपात क्या है, ठीक है। साइटेशन पर फैकल्टी, ठीक है, वो कितना ज़्यादा अन्य अन्य विश्व में पढ़ा रहे हैं, अन्य अन्य विश्वविद्यालयों में इनकी साइटेशन पढ़ा देखा जा रहा है उनको। एकेडमिक रेपुटेशन पे है और अगला है देखिए एम्प्लॉयर रेपुटेशन, ठीक है।
एम्प्लॉयमेंट आउटकम्स, मतलब इस विश्वविद्यालय से पढ़ कर के कितने बाहर जा रहे हैं जिनको एम्प्लॉयमेंट वगैरह मिल पा रहा है, नौकरी जॉब मिल पा रही है। तो ये 8 पैमाना है जिसके आधार पे ये वैश्विक स्तर पे विश्वविद्यालयों का चयन किया जाता है कि दुनिया के कौन-कौन सी यूनिवर्सिटी हैं जो इस रैंकिंग के अंतर्गत आ रहे हैं, ठीक है? इसे आप देख लीजिएगा, मैं इसका डिस्क्रिप्शन आपको लिंक में ज़रूर दे दूँगा, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। हम चलते हैं सीधे मुद्दे की बात पे जहाँ पे हम सभी थे। तो ठीक है, कैसे पाएँ नेट की परीक्षा में सफलता, ठीक है दोस्तों। अब हम पहुँचते हैं आखिर वजह क्या है कि आप क्यों ऐसा होता है कि नेट में बार-बार असफल होते हैं, असफलता के मुख्य कारण क्या हैं? देखिए, फर्स्ट पेपर में अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाते। कई बच्चों के संग ये होता है कि सेकंड पेपर में तो बहुत अच्छा कर ले रहे हैं, लेकिन फर्स्ट पेपर में नहीं कर पाते हैं। इसके लिए आप क्या करें? देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि फर्स्ट पेपर के लिए मुझे लगता है कि किसी भी अभ्यर्थी को बहुत ज़्यादा समय देने की ज़रूरत नहीं है। और कहीं न कहीं, लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है कि एकदम समय ना दें। एकदम समय नहीं देंगे तो यही होगा कि फर्स्ट पेपर में अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाएँगे। आप इसके लिए करिए क्या कि परीक्षा से मुश्किल से 25 दिन पहले, मुश्किल से 25-30 दिन पहले आप जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हैं, उन्हें अच्छे से देखिए। फर्स्ट पेपर में अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को देखेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि ये तो पेपर आउट कर रहा है। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ पेपर आउट कर रहा है? क्योंकि आप हर एक सत्र में देखेंगे, हर साल जो प्रश्न पूछे जाते हैं, उनके नेचर लगभग सेम होते हैं। सेम टॉपिक से, जैसे मैं आपको एग्ज़ाम्पल, जैसे मैंने आपके क्यूएस की रैंकिंग दे दिया। हर बार पूछ दिया जाएगा इस बार क्यूएस की रैंकिंग के अकॉर्डिंग कौन पहले पायदान पे है। ऐसे-ऐसे प्रश्न आ जाएँगे। एमडीजी, मिलेनियम डेवलपमेंट गोल, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल देख लीजिएगा। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के 17 लक्ष्य कौन-कौन से हैं। वैसे मैं इस पर वीडियो आपको आने वाले समय में बनाऊँगा, एमडीजी, एसडीजी वगैरह-वगैरह पे। जो परंपरागत प्रश्न हैं, जो नेट में फर्स्ट पेपर में जो सिलसिलेवार ढंग से प्रत्येक सत्र प्रत्येक साल पूछे जा रहे हैं, उन सब प्रश्नों पर आपको कमांड करना होगा। इसके लिए आप प्रीवियस ईयर शीट खूब अच्छे से लगाइए और देखिए, माइन्यूटली ऑब्जर्वेशन करिए कि ये कहाँ-कहाँ से पूछ रहे हैं। रिसर्च सेक्शन से देखेंगे तो पूछा जा रहा है, ठीक है? रिसर्च के स्टेप्स क्या-क्या हैं, और एक्यूआई पूछ दिया जाता है, एयर क्वालिटी इंडेक्स वगैरह क्या है, पॉल्यूशन से रिलेटेड प्रश्न आ जाते हैं, रिसर्च से रिलेटेड, टीचिंग से रिलेटेड। तो बहुत ही कॉमन नेचर के प्रश्न होते हैं और लगभग प्रत्येक साल वही-वही प्रश्न रिपीट होते हैं, तो उसको आप माइन्यूटली ऑब्जर्वेशन की ज़रूरत है, ठीक है? मैं इस पर आने वाले समय में आपको टुकड़े-टुकड़े में करके वीडियो बनाते रहूँगा, जो परंपरागत ढंग से प्रत्येक साल पूछे जाते हैं। अभी जैसे मैंने आपको क्यूएस रैंकिंग बताया, उसे ज़रूर आप याद कर लीजिएगा, क्यूएस के अकॉर्डिंग कौन-कौन से विश्वविद्यालय के रैंकिंग है वर्ल्ड लेवल पे और इंडिया लेवल पे। मैं उसकी डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा, कहा ही हूँ। अगला आते हैं, सेकंड पेपर में प्रदर्शन खराब रहता है। दोस्तों, इसकी क्या वजह है? देखिए, इसमें ये है कि आप फर्स्ट पेपर, देखिए इसकी 2 वजह है। एक तो परीक्षा हॉल में भी कई बार आप फर्स्ट पेपर जब हल करने लगते हैं, तो उसमें इतना डूब जाते हैं कि सेकंड पेपर के लिए आपके पास समय कम होता है और कहीं न कहीं बहुत जल्दीबाजी में क्वेश्चन का उत्तर दे देते हैं। देखिए, फर्स्ट पेपर और सेकंड पेपर में थोड़ा बुनियादी अंतर ये है कि फर्स्ट पेपर जो है, वो डायरेक्ट टू द पॉइंट क्वेश्चन कई बार पूछता है, लेकिन सेकंड पेपर में आपको टू द पॉइंट बहुत कम प्रश्न मिलते हैं। सेकंड पेपर के लिए मैं ये कहूँगा, आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखने के बाद ये तो अंदाज़ा लगेगा कि इनके पूछने का पैटर्न क्या है, लेकिन इससे आप ये आइडिया नहीं लगा पाएँगे कि हाँ, यही अगले बार पूछा जाएगा, राइट? तो इसके लिए आपको यही करना होगा कि जो सिलेबस हैं, इनके नेट के जो सिलेबस हैं, उसे आप अच्छे से एक-एक सब्जेक्ट कवर कर लें। नेट के जो सिलेबस हैं उसके एक-एक सब्जेक्ट आप कवर, एक-एक टॉपिक कवर कर लें, 10 यूनिट हैं। अच्छा, इसमें सबसे बड़ी इश्यू ये होती है सेकंड पेपर में, जैसे किसी विषय में मानिए कि 10 यूनिट हमको पढ़ना है, तो इन लोगों ने सिलेबस में ये कह रखा है कि प्रत्येक यूनिट से इतने प्रश्न पूछे जाएँगे, लेकिन ये ऐसा होता नहीं है कई बार। कई बार किसी-किसी यूनिट से 1, 2, 3 प्रश्न पूछ लिए जाते हैं और किसी-किसी यूनिट से अच्छे खासे 8-10 प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। तो ये चीज़ होती है, तो ख़ैर ये तो सभी अभ्यर्थियों के साथ है, इकलौता आपके संग तो है नहीं। तो इसके लिए आपको सेकंड पेपर के लिए ये करना होगा कि आपको सिलेबस के प्रत्येक टॉपिक पर अच्छे से गहन अध्ययन करना होगा, और उसके लिए मैं आपको एक चीज़ सजेस्ट करूँगा, टेलीग्राम एप्लीकेशन पे भी आप बहुत सारी स्टडी मटेरियल वगैरह देख पाएँगे। टेलीग्राम एप्लीकेशन आप डाउनलोड कर लेंगे तो वहाँ से भी आपको हेल्प मिलेगा, और यूट्यूब के माध्यम से, और मैं कोशिश करूँगा कि इस चैनल के भी माध्यम से आपको सेकंड पेपर के लिए मदद कर पाऊँ। ठीक है दोस्तों, तो आप सेकंड पेपर के लिए 2 फंडा अपनाइए। एक तो परीक्षा हॉल में बहुत ज़्यादा फर्स्ट पेपर पे ही समय ना दीजिए, सेकंड पेपर पे भी दीजिए। दूसरी बात, इसके अलावा जो आप पढ़ रहे हैं जब, तो आप एक-एक टॉपिक को कवर करिए और थोड़ा लॉजिकल आधार पे प्रश्नों को पढ़िए। लॉजिकल आंसर तैयार करिए, लॉजिकल तरीके से पढ़िए, क्योंकि इसमें डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आते हैं, राइट? तीसरा ये है कि परीक्षा में टाइम मैनेज नहीं कर पाते, ये कई अभ्यर्थियों के संग होता है
कि फर्स्ट पेपर में बहुत ज़्यादा समय ले लिए, सेकंड पेपर के लिए उतना टाइम नहीं बचा। मैं आपके लिए एक शॉर्ट देखिए, एक चीज़ और है, जब आप परीक्षा में ना किसी भी परीक्षा में आप कब असफल होते हैं? आपकी असफलता की उम्मीद तब और ज़्यादा बढ़ जाती है जब आप ऐसे प्रश्न हल नहीं करके आ पाते हैं, जो आपके नज़दीकी कॉम्पिटिटर हों, ठीक है? देखिए परीक्षा तो बहुत लोग देते हैं, लेकिन कॉम्पिटिटर वास्तव में बहुत कम होते हैं, जो वास्तव में आपको फाइट दे रहे हैं। तो जो आपके नज़दीकी कॉम्पिटिटर हों, अगर वो सभी उस प्रश्न को हल कर रहे हैं और आप हल नहीं कर पा रहे हैं, तो आपकी हार की शुरुआत वहीं से हो जा रही है, असफलता वहीं से। तो देखिए फर्स्ट पेपर में जो मैथ का सेक्शन है, वो बहुत टू द पॉइंट रहता है, उसमें रिजल्ट आया तो आया, नहीं आया तो नहीं आया। तो मैथ के क्वेश्चन में सॉलिड आपको नंबर मिलता है। तो जो फर्स्ट पेपर का जो मैथ है, आप सबसे पहले मैथ से टारगेट करिए, ठीक है? या तो फिर आपको ऐसे प्रश्नों से टारगेट करिए जिस पर आपको बहुत अच्छे से उसका रिस्पॉन्स पता हो। तो आप मैथ करिए, इसके बाद जो आपको रिस्पॉन्स पता हो वो करिए। अच्छा, कुछ ऐसे भी प्रश्न हो सकते हैं जिसके बारे में आपको नहीं पता है, कि इसका उत्तर एग्ज़ैक्ट उत्तर क्या होगा। तो नेट आप ऐसा करिए कि उनके जो ऑप्शन होते हैं, ऑप्शन के आधार पे उत्तर पर पहुँचने का प्रयास करिए, ठीक है? चूँकि वहाँ पर आपको एक ही प्रश्न के लगभग 4-5 ऑप्शन रहते हैं और मल्टीपल चॉइस चूँकि रहता है, तो मल्टीपल चॉइस में देख लीजिए, जो 2-3 उत्तर आपको ऑप्शन लग रहा है कि ये वाला तो ऑप्शन हो ही नहीं सकता है, और वो ऑप्शन किसी अन्य उत्तर में है, तो ठीक है, उसे रिजेक्ट करिए। तो कहने का तात्पर्य ये है कि जिसके बारे में आपको कन्फर्म ना पता हो, वो ऑप्शन के आधार पर उस उत्तर तक पहुँचने का प्रयास करिए, और समय थोड़ा कम लीजिए और सीधे मैथ से टारगेट करिए। मैथ क्वेश्चन को बिल्कुल ना छोड़िए, और फर्स्ट पेपर में मैथ बहुत ईज़ी लेवल के पूछे जाते हैं। एवरेज रहता है, परसेंटेज रहता है, और यही सब रहता है। बहुत ज़्यादा उसमें घटाना-बढ़ाना, जोड़ना-घटाना, ये सब चीज़ें रहती हैं। तो बहुत ज़्यादा टफ लेवल का मैथ नहीं रहता। हाँ, थोड़ा लेंदी रहता है, पढ़ाता है। नेट के क्वेश्चन में यही है कि क्वेश्चन को बार-बार आपको 2-3 बार पढ़ना रहता है, मेन वही टाइम खपत होती है। अगला है कि क्वेश्चन का पैटर्न ही नहीं समझ आता है। हाँ, ये भी इश्यू है। चूँकि आप अगर प्रश्न पत्र पहले से देखे नहीं रहेंगे तो आपको पैटर्न कहाँ से समझ आएगा। दूसरी बात, अगर आप कोई चीज़ पढ़ रहे हैं लॉजिकल रीज़निंग के आधार पे अगर नहीं पढ़े, तर्क के आधार पे, ठीक है? तो वहाँ पे आपको इश्यू आएगी, ठीक है दोस्तों? तो आप कोई भी चीज़ पढ़िए ना, उसको जैसे मैं आपको फर्स्ट पेपर का एक क्वेश्चन बता रहा हूँ, जैसे वहाँ पे एक्शन रिसर्च, आपने शायद नाम सुना होगा। एक्शन रिसर्च एक्चुअल में कहाँ किया जाता है? किसी भी ऑर्गेनाइज़ेशन में, स्कूल में तात्कालिक समस्या के समाधान के लिए एक्शन रिसर्च किया जाता है। ठीक है? जैसे कि मान लीजिए कि स्कूल में शिक्षकों की उपस्थिति ठीक-ठाक हो रही है, बच्चों की उपस्थिति ठीक-ठाक हो रही है, लेकिन इसके बावजूद भी जो बच्चों के एजुकेशन लेवल है वो क्वालिटी बिल्डअप नहीं हो पा रहा है। तो ऐसा क्या है कि क्वालिटी इनकी अच्छी नहीं हो पा रही है? अब उसके लिए एक्शन रिसर्च कराया जाएगा तत्काल में ही, ताकि क्विक रिजल्ट पता चल पाए, ताकि इसमें सुधार करके बच्चों की क्वालिटी डेवलप की जा सके एजुकेशन रिलेटेड। तो इसमें होता क्या है कि 3-4 प्रक्रिया हैं, वो उसको बार-बार करके वो देखा जाता है, अच्छा क्या ये इश्यू है, ये इश्यू है। तो ये एक तरह से साइक्लिक नेचर का हो गया। अब देखिए, ये इसका नेचर क्यों साइक्लिक हो गया? क्योंकि एक्शन रिसर्च बार-बार अप्लाई करके, गोल-गोल अप्लाई करके देखा जा रहा है, और इसलिए ये कहीं न कहीं साइक्लिक नेचर हो गया, तो लॉजिकल आधार पे आपको प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, अब कई परीक्षार्थी बार-बार कैसे सफल होते हैं, ये भी एक इश्यू है। देखिए, एक चीज़ और है कि आप कई बार असफल ज़्यादातर इसलिए भी हो जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर जीआरएफ बहुत कम बच्चों को मिलता है, और जो नेट में सफल होते हैं, वो कहीं न कहीं ये शुरुआत के जो आप चारों ऑप्शन देख रहे हैं, फर्स्ट पेपर, सेकंड पेपर में खराब प्रदर्शन, परीक्षा में टाइम मैनेज नहीं कर पाते हैं, क्वेश्चन का पैटर्न नहीं समझ पाते हैं, इन चारों पर उनकी मजबूती से पकड़ होती है, इसलिए वो नेट तो आराम से निकाल लेते हैं। और इसलिए वो बार-बार नेट निकालते हैं, जेआरएफ के लिए जाते हैं, जेआरएफ नहीं निकल पाता है, नेट निकाल लेते हैं, और आप ऊपर के ये 4 ऑप्शन है, इस पर अच्छे से मजबूती से पकड़ नहीं बनाए रहते हैं। हाँ, यूजीसी की तरफ से ये एक गलती की जा रही है, उनको एक अलग से ऑप्शन देना चाहिए ओनली फॉर जेआरएफ, ताकि ओनली फॉर जेआरएफ अगर देंगे तो वो ऑलरेडी जो नेट कर चुके हैं, वो ओनली फॉर जेआरएफ के लिए अप्लाई करेंगे। जेआरएफ निकलता है तो ठीक, नहीं निकलेगा तो फिर कोई इश्यू नहीं, आपकी सीट तो नहीं छ खाएँगे ना। लेकिन एक्चुअल में है क्या कि सरकार का भी ये है, आयोग का भी ये है यूजीसी की तरफ से, कि बार-बार फॉर्म कैसे फिल अप आप करेंगे। तो ये भी चीज़ें हैं। तो इसके लिए आपको देखिए, आपकी फ़ाइट मेनली वैसे अभ्यर्थियों से जो ऑलरेडी नेट कर चुके हैं, ठीक है? तो आप शुरुआत की इन चारों पर बहुत अच्छे से मजबूती से पकड़ बनाइए, और जो परंपरागत प्रश्न जैसा कि मैंने कहा फर्स्ट पेपर में आते हैं, मैं उस पर आने वाले समय में आपको वीडियोज़ वगैरह बनाते रहूँगा। तो ठीक है दोस्तों, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस, और आप इस वीडियो को अगर पसंद किए तो लाइक ज़रूर करिएगा, और ऐसे ही अन्य वीडियो जो परंपरागत प्रश्न हैं पाने के लिए आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें, ताकि आपको समय-समय पे नोटिफ़िकेशन मिलते रहे। थैंक यू सो मच।